अस्सलाम वालेकुम। आज हमने वेक्टर एनालिसिस स्टार्ट करनी है। तो यानी आज हमारा वेक्टर एनालिसिस का पहला लेक्चर है। तो चलिए वेक्टर एनालिसिस को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि इसके नाम से शो हो रहा है कि वेक्टर हमारे पास क्या होता है, तो मैं पहले थोड़ा सा आपको वेक्टर के बारे में बता दूं कि वेक्टर क्या चीज़ है। वेक्टर को हम एक लाइन से डिनोट करते हैं। लाइन यानी कोई डंडा जिसे कहते हैं, उससे डिनोट किया जाता है और उसके आगे एक एरो का निशान। तो यानी वेक्टर हमारे पास एक ऐसी क्वांटिटी होती है, ये हमारे पास एक फिजिकल क्वांटिटी है। जैसा कि आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा कि हमारे पास फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं, उसकी दो टाइप्स हैं, एक स्केलर क्वांटिटी और एक वेक्टर क्वांटिटी। तो सिमिलरली वेक्टर एनालिसिस का स्टार्ट भी बिल्कुल की तरह है। आगे जाके हम मैथ की फील्ड में आ जाएंगे, बट ये थोड़ा बहुत उसी से रिलेट करता है। तो वेक्टर को हम क्या करते हैं, एक एरो से डिनोट करते हैं और इसका हमारे पास एक इनिशियल पॉइंट होता है और इसका एक फाइनल पॉइंट भी होता है जिसे टर्मिनल पॉइंट कहा जाता है। और इसे अक्सर औकात ऐसे लिखा जाता है, ए पॉइंट और दूसरे को बी लिखा जाता है। और अगर ए और बी नहीं लिखा हुआ तो हम ए बी के ऊपर ऐसे कोई बोल्ड भी इसको लिख देते हैं या ऐसे वेक्टर का एक निशान बना देते हैं और कहते हैं कि ये हमारे पास एक वेक्टर है। काइंडली जिसका माइक ऑफ काइंडली अपना माइक ऑफ कर ले जिसका ऑन है। तो इसे हम क्या कहते हैं कि ये हमारे पास एक वेक्टर है। और वेक्टर को पहली बात तो ये है कि हम क्यों स्टडी करते हैं। असल में वेक्टर को जो है वो हम 3D स्पेस को डिस्क्राइब करने के लिए वेक्टर को जो है वो स्टडी किया जाता है। और वेक्टर से हमें ये पता चलता है कि जो हमने स्पेस ली है वो किस टाइप की स्पेस है। अभी आप आगे जाएंगे, आगे जाके आप खुद देखेंगे कि किस तरीके से हम इसकी डिफरेंट स्पेस को जो है वो डिफाइन करते हैं। फिर यहाँ पे जैसे बुक में सिंपल डेफिनेशन है कि वेक्टर क्या होता है, इससे कुछ एग्जांपल लिखे हैं, डिस्प्लेसमेंट लिखे है, वेलोसिटी है। और टेक्स्ट बुक इसकी डेफिनेशन ये है कि वेक्टर एक ऐसी क्वांटिटी होता है जिसकी मैग्नीट्यूड भी होता है जिसमें और डायरेक्शन भी होती है। डायरेक्शन को एरो से डिनोट किया जाता है और मैग्नीट्यूड का मतलब ये है कि उसकी कोई मिकदार होती है, उसके अंदर कोई क्वांटिटी होती है। यानी जैसे अभी मैंने एक वेक्टर ड्रॉ किया था, इसकी कोई ना कोई लेंथ है, जैसे ये 5 सेंटीमीटर है, तो हम कहते हैं कि ये उसकी मैग्नीट्यूड है। ये सिंपल वर्डिंग में मैग्नीट्यूड है, लेकिन अभी आप वेक्टर में जाएंगे तो आप मैग्नीट्यूड को इस तरीके से निकालेंगे। वो वेक्टर है और उसकी कोई ना कोई एक मैग्नीट्यूड है। अभी हम आगे जाके फर्दर एग्जांपल्स करेंगे जिसमें आप मैग्नीट्यूड निकालना सीखेंगे वेक्टर की, और फिर हम उसकी डायरेक्शन भी लेंगे। तो जैसे मैंने पहले आपको जो है वो बताया था कि ये वेक्टर ए है और ये इसका जो टर्मिनल पॉइंट है ये बी है और इसे ए बी से डिनोट करते हैं। तो इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास कोई भी आप वेक्टर लेते हो तो वो वेक्टर जो है वो किसके इक्वल होता है। वो वेक्टर इक्वल होता है उसकी मैग्नीट्यूड के। मैग्नीट्यूड के लिए हम ए बी लिख के साइड पे जो है वो ऐसी लाइंस ड्रॉ करते हैं कि ये उसकी मैग्नीट्यूड है, डॉट उसकी डायरेक्शन। और डायरेक्शन को आपको पता है हम कैप से डिनोट करते हैं, ए बी लिख के इसके ऊपर कैप है। तो ये हमारे पास ऑफिशियल डेफिनेशन है किसी वेक्टर की कि वेक्टर जो है वो प्रोडक्ट ऑफ डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड के इक्वल होता है। फिर यहाँ से अगर हम वो निकालना चाहें इसकी डायरेक्शन, तो हम ए बी के नीचे ए बी के मैग्नीट्यूड को जो है वो डिवाइड करें। फिर इस तरीके से अगर आपने आपको पीछे वाला कोई बात याद हो तो हम उसे कहते हैं कि वो यूनिट वेक्टर है। यानी हम वेक्टर के किसी एक कंपोनेंट की डायरेक्शन जो है वो निकाल सकते हैं इस मेथड से। अब राजा। ये काइंडली माइक ऑफ कर दे, पता नहीं किस बच्चे का ऑन है, बाकियों को समझ नहीं आ रही। फिर उसके बाद ये वेक्टर की डेफिनेशन हो गई और इसकी एग्जांपल में है कि वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट ले लें, एक्सेलरेशन, ये सब ऐसी क्वांटिटीज हैं जिनमें मैग्नीट्यूड भी होता है और जाहिर बात है डायरेक्शन भी होती है। और एक और भी इसकी डेफिनेशन है कि जो वेक्टर है वो हमारे पास ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन को सेटिस्फाई करता है। ये बात मैंने अपने टेंसर में बताई है, जब हमने टेंसर स्टडी की थी तब मैंने जो है वो बताया था उसमें आप लोगों को कि जो हमारे पास वेक्टर होता है, वेक्टर टेंसर जो है उसकी जनरलाइज्ड किस्म है, यानी कि टेंसर के अंदर वेक्टर भी आ जाता है। तो तब मैंने वहां पे बताया था कि वेक्टर जो है वो हमारे पास ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन को सेटिस्फाई करता है, जबकि टेंसर जो है वो भी हमारे पास इसको सेटिस्फाई करता है कि नहीं करता, वो आप मेरी वीडियो देखेंगे आपको उससे अच्छे से जो है वो अंदाजा हो जाएगा।
और स्केलर तो सिंपल सी बात है कि ऐसी क्वांटिटी होती है जिसमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है और इसमें डायरेक्शन नहीं होती। फिर इसकी एग्जांपल है मास, डेंसिटी, वॉल्यूम, लेंथ इसेट्रा। या स्केलर को कोई नंबर से भी हम डिनोट करते हैं। सारी बात है, आपने कोई डिफरेंशियल इक्वेशन, टेंसर टोपोलॉजी कुछ की होगी, तब आपको याद होगा ग्रुप थ्योरी में भी हम कोई स्केलर लेते होते हैं, जैसे अल्फा कहते होते थे, बीटा कहते होते थे। हम उसको कहते थे कि वो हमारे पास एक स्केलर है, यानी कोई नंबर है। फिर हम किसी भी नंबर से उसको मल्टीप्लाई करते थे। तो सिमिलरली ये वही हमारे पास स्केलर ही है, और स्केलर को किसी नंबर से जो है वो हम अपने वेक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं। ये मैंने जो लास्ट क्विज दी थी टेंसर में, तो मैंने उसमें ये भी बताया था कि अगर किसी टेंसर को स्केलर से मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है। फिर वहां पे मैंने वेक्टर और टेंसर और स्केलर से मल्टीप्लाई का भी एमसीक्यूज दिया था। अब एक नोट है कुछ, वो आपने याद रखना है कि ए अगर हमारे पास कोई भी वेक्टर है तो जो उसका मैग्नीट्यूड है उसे ए मैग्नीट्यूड से डिनोट किया जाता है। और इसको लेंथ भी कहा जाता है, नॉर्म भी कहा जाता है, ये इसका सेकंड नेम। और ये नेम मोस्टली जो है ये यूज होगा लीनियर अलजेब्रा में। लीनियर अलजेब्रा में जब आप नॉर्म निकालेंगे तो वहां पे ये टर्म डिफरेंट वे से यूज होती है। इधर सिंपल मैग्नीट्यूड है, वहां पे अगर आपको कुछ याद हो तो ऐसे हम नॉर्म को डिनोट करते हैं। टोपोलॉजी की बात करें, फंक्शनल की और लीनियर अलजेब्रा की, तो वहां पे इस तरीके से करेंगे। बट ये सिंपल वेक्टर है, इसमें जो है लेंथ और नॉर्म के हवाले से इसकी टर्म को यूज किया गया। और एक चीज याद रखिएगा कि वेक्टर की फिर काफी टाइप्स आ जाती हैं। सबसे पहले टाइप में ये होता है कि वेक्टर हम कोई से भी अगर ड्रॉ करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ये वेक्टर जैसे ए बना हुआ है, इसका अगर इनिशियल पॉइंट हमारे पास फिक्स हो जाए तो हम कहते हैं कि ये फिक्स्ड वेक्टर है। और ये इसका सेकंड नेम है कि ये लोकलाइज्ड वेक्टर है, यानी ये चीज फिक्स होती है और वेक्टर जो है किसी भी डायरेक्शन में आगे पीछे जो है वो मूव कर सकता है। यानी कि ये चीज फिक्स रहती है और ये वेक्टर आगे पीछे ऐसे मूव कर रहा है, तो हम कहते हैं कि ये हमारे पास फिक्स या लोकलाइज्ड वेक्टर है। फिर आता है फ्री या नॉन लोकलाइज्ड वेक्टर। ये ऐसा वेक्टर होता है कि अगर हम अपनी कोई भी प्लेन ले लें, यानी कि जिस रीजन में हम अपने वेक्टर को डिफाइन कर रहे हैं, उसको हम किसी भी शेप में मतलब कहीं पे भी डिफाइन कर सकते हैं। अगर आप 3D की बात भी कर रहे हैं तो उसमें आप कहीं पे भी वेक्टर ड्रॉ कर सकते हैं, उसका कोई जो है इनिशियल पॉइंट फिक्स नहीं होता। तो हम कहते हैं कि वो हमारे पास फ्री और नॉन लोकलाइज्ड वेक्टर है। फिर उसके बाद इक्वल वेक्टर्स हैं। अभी ये कुछ बेसिक सी डेफिनेशंस हैं, आगे जाके मैंने जो है वो कुछ थ्योरम्स की काफी स्टेटमेंट लिखी हैं, वो आपने लाजमी करनी है और क्वेश्चंस भी देखने हैं। लेकिन वो करने के लिए जो है वो आपको डेफिनेशंस को एक बार देखना होगा ताकि आपको वेक्टर एनालिसिस का कुछ आइडिया हो जाए। तो इक्वल वेक्टर्स में क्या होता है, दो वेक्टर्स को इक्वल तब कहते हैं जब उनकी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों इक्वल हो। जैसे ये दो वेक्टर्स ड्रॉ किए हैं कि हम कह सकते हैं कि दो वेक्टर्स इक्वल है। सिमिलरली नेगेटिव ऑफ वेक्टर आ जाता है। नेगेटिव ऑफ वेक्टर से मुझे पैरेलल वेक्टर्स की एक डेफिनेशन याद आ गई है और एंटी पैरेलल वेक्टर की आ गई है, जो कि यहाँ पे नहीं लिखी, बट मैं बता देती हूँ कि क्या होता है। पैरेलल वेक्टर्स का आपको पता है ऐसे वेक्टर्स होते हैं जो कि सेम डायरेक्शन में ऐसे मूव करते हैं, तो हम कहते हैं कि वो पैरेलल वेक्टर्स हैं। या हम ये भी कहते हैं कि पैरेलल वेक्टर्स ऐसे वेक्टर्स होते हैं, फॉर एग्जांपल देखिए ये आपने एक वेक्टर ले लिया और दूसरा जो है वो बड़ा वेक्टर ले लिया, एक छोटा लिया और दूसरा बड़ा लिया, तो ये भी हमारे पास पैरेलल वेक्टर है। इसकी डेफिनेशन मैंने पैरेलल के आगे मेंशन की है, मुझे याद आया तब वहां पे मैंने इसको डीपली एक्सप्लेन किया है कि पैरेलल वेक्टर्स का मतलब ये है कि जो एक दूसरे का स्केलर मल्टीपल हो जाते हैं, तो वो पैरेलल कहलाती हैं। इसको आगे डिस्कस करते हैं अभी। तो ये जो नेगेटिव वेक्टर है इसको समझे कि ये एंटी पैरेलल है। इसमें ये होता है कि एक वेक्टर आपके पास होता है, एंटी में आप क्या करते हैं उसकी डायरेक्शन को रिवर्स कर देते हैं। जैसे एक वेक्टर ये है तो दूसरे में आप उसकी डायरेक्शन को ऑपोजिट कर देंगे, फिर हम उसके लिए यहाँ पे माइनस का साइन यूज करेंगे। तो हम कहते हैं कि वो हमारे पास नेगेटिव वेक्टर है, यानी वेक्टर का ऑपोजिट है, या उसको ऑपोजिट डायरेक्शन में जैसे मैंने यहाँ बताया हुआ है उस तरीके से इसको डिनोट करते हैं। यूनिट वेक्टर या डायरेक्शन वेक्टर की निकालना मैंने आपको बताया था, सेम वही जो ऊपर बताया मैंने। जब मैंने ए बी वेक्टर लिया था तो मैंने कहा था कि जब हम उसकी डायरेक्शन निकालते हैं अपने किसी भी खास वेक्टर की, तो उसको उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करते हैं, तो उसे हम कहते हैं कि वो हमारे पास यूनिट वेक्टर है। जी। फिर हमारे ठीक पास है होता ना। है जीरो वेक्टर या नल वेक्टर। ठीक है ना। और तो ना लेट आना है मुझे पता मिला ना। फिर उसके बाद हमारे पास क्या जीरो वेक्टर है। अब जीरो वेक्टर में क्या होता है, ये नल वेक्टर भी इसे कहा जाता है, और इसके लिए एक वर्ड यूज किया जाता है वॉइड वेक्टर, VOID। ये वॉइड अगर आपको याद हो, मैंने पिछली जो क्लासेस ली हैं तो मैंने कहा था कि अगर कोई सेट एम्प्टी सेट होता है तो उसको उसके लिए मैंने ये वॉइड का वर्ड यूज किया था। अगर आपने मेरी पिछली वीडियोस और लेक्चर्स लिए हैं तो मैंने वहां पर अच्छे से एक्सप्लेन किया कि हमारे पास वॉइड क्या चीज होती है।
तो ये इसके लिए वॉइड वेक्टर भी इसका थर्ड नेम है, तो उसको भी याद रखिएगा, जैसे वॉइड वेक्टर कहते हैं। अब नल वेक्टर असल में होता क्या है? असल में होता ये है, कोई भी आपसे सिंपल वर्डिंग में पूछे नल वेक्टर क्या है, तो आपने कहना है कि अगर हम एक वेक्टर को, कोई आपने ए वेक्टर ले लिए, अगर उस वेक्टर को आप उसी में से माइनस कर देते हो, तब जो आपके पास वेक्टर आता है वो जीरो वेक्टर या नल वेक्टर कहलाता है। कुछ सोचे, जब ए में से ए जाएगा तो जीरो आ जाएगा, तो ये भी वही बात है। या आप सिंपल वर्डिंग में ये बोल सकते हो, उस वेक्टर में से उसे सेम वेक्टर को अगर माइनस करते हैं तो हमारे पास जो है वो नल वेक्टर आता है। अदरवाइज ये कहना बहुत ही अजीब सा लगता है कि जीरो वेक्टर इज कॉल्ड नल वेक्टर या जीरो वेक्टर, ये थोड़ा अजीब लगता है। तो सेम वेक्टर को सेम में से निकालना नल वेक्टर या जीरो वेक्टर कहलाता है। अब एक चीज खुद आप माइंड में सोचिए, अब देखिए ए में से मैंने ए को निकाल दिया, तो इसकी जगह पर क्या मैं जीरो लिख सकती हूँ? क्योंकि हमें पता है कि किसी भी दो सेम चीज को माइनस करने से आंसर जीरो आता है। लेकिन आप ये सोचेंगे कि ये जो जीरो है ये तो कोई स्केलर नंबर है, मैं इसको स्केलर भी कह सकती हूँ सिंपल वर्डिंग में। लेकिन मैथमेटिशियन ने जब वेक्टर एनालिसिस पे जब वो काम कर रहे थे, तब उन्होंने कहा कि हमने जितनी भी पीछे थ्योरी दी है वेक्टर एनालिसिस की, तो उन थ्योरीज में कहीं पे भी उन्होंने ये बात तो कही है कि दो हम वेक्टर्स को ऐड कर सकते हैं। तो सब्सट्रैक्शन के लिए क्या कंडीशन है, तो क्या अगर हम दो वेक्टर्स को माइनस करें आंसर स्केलर आ सकता है कि नहीं? तो आंसर स्केलर नहीं आएगा। तो इस वजह से उन्होंने स्केलर की टर्म से बचने के लिए इसके ऊपर एरो का निशान बनाया, यानी तब उन्होंने जो है वो नल वेक्टर की मेंशन की कि नल वेक्टर एक ऐसा वेक्टर होता है जो कि जीरो होता है और उसके ऊपर जो है वो एक एरो बना होता है। यानी तब से उन्होंने कहा कि हम एक जीरो वेक्टर की नई डेफिनेशन उन्होंने जो है वो इन्वेंट किया। अदरवाइज आप ऐसे भी तो सोच सकते हैं कि अगर हमने एक ए वेक्टर ले लिया, तो अब मैं इसमें जो है वो जीरो को ऐड करूँ, यानी कोई स्केलर नंबर को ऐड करूँ। आप अपने पूरे वेक्टर एनालिसिस में ऐसी कोई टर्म नहीं देखेंगे जिसमें आप वेक्टर को स्केलर में ऐड कर रहे होंगे और आंसर क्या आएगा। ग्रुप थ्योरी और लीनियर अलजेब्रा में इसका अलग कॉन्सेप्ट है, आप उस फील्ड में मत सोचिएगा जिसमें आपको अगर याद हो किसी स्केलर को जब हम ऐड करते हैं वेक्टर में, स्पेशली वेक्टर स्पेस की बात कर रही हूँ मैं, उसमें और इसमें बहुत फर्क है। तो उसमें ये होता था वेक्टर स्पेस में कि जब हम अपने कोई वेक्टर स्पेस लेते थे, उसमें जब स्केलर ऐड करते थे किसी स्केलर को, तो स्केलर जब वेक्टर में ऐड होता था तो हमारे पास एक वही वेक्टर स्पेस बन जाती थी। या अगर मल्टीप्लाई भी करते थे तभी हमारे पास वेक्टर स्पेस बनती थी। वो डिफरेंट टर्म है जिसमें हम क्वेश्चन स्पेस भी लेते थे, तो उसको इससे रिलेट मत कीजिएगा, दोनों में जो है वो काफी फर्क है। तो सिंपल अब ऑफिशियल डेफिनेशन पे आ जाते हैं कि जीरो और नल वेक्टर क्या होता है, कि अ वेक्टर विच हैज जीरो मैग्नीट्यूड एंड नो स्पेसिफिक डायरेक्शन। तो इसका मतलब ये है कि अगर मैं डिनोट करना चाहूँ इसके जीरो वेक्टर को, तो क्या होगा? फॉर एग्जाम्पल अगर ए वेक्टर है तो नल वेक्टर में आप क्या करोगे? ए ले लोगे। इसका मतलब यही है कि ए सेम वेक्टर है दोनों, तो इसका मतलब ए में से ए गया जीरो आ जाएगा, तो ये नोटेशन है इसकी। सिमिलरली आप बी के ऊपर भी वेक्टर डाल सकते हो, सी के ऊपर भी निशान लगा सकते हो, कोई मसला नहीं है। और इसकी जो डायग्राम है वो कुछ सिंपल डॉट होता है यहाँ पे। तो ये हमारे पास सिंपल जो है एक ग्राफ की अगर आप शेप में देना चाहें तो ये जीरो वेक्टर होता है। इसलिए जीरो वेक्टर की हम जो डायरेक्शन है उसको बिल्कुल भी डिफाइन नहीं कर सकते, कोई स्पेसिफिक नहीं कर सकते। तो इस वजह से उसका नाम जीरो वेक्टर रखा होता है। और ये एक स्पेशल टाइप है वेक्टर की, इस चीज को भी याद रखेंगे। और ऐसा वेक्टर जो कि हमारे पास नल वेक्टर नहीं है उसे प्रॉपर वेक्टर कहा जाता है। जैसे आपको याद है प्रॉपर और इम्प्रॉपर सब ग्रुप ग्रुप थ्योरी में जाते हैं जब हम, और टोपोलॉजी में करते हैं ट्रिवियल और नॉन ट्रिवियल, तो सिमिलरली यही वो प्रॉपर इम्प्रॉपर है कि जो हमारे पास नल वेक्टर होगा उसे उसने इम्प्रॉपर का नाम दिया है, और जो नल नहीं है यानी जीरो नहीं है तो उसे उसने प्रॉपर का नाम दिया है। ये बस एक टर्म लिखी थी जिसको मैंने यूज किया, अदरवाइज इसका कोई खास यूज नहीं है, आपको बस सिंपल पता होना चाहिए कि ये भी क्या, ये भी इसे कह सकते हैं। इसकी जो बुक है नवाजिश अली शाह को मैंने फॉलो किया, तो वो मैं आपको पीडीएफ ग्रुप में सेंड कर दूंगी, ताकि आप दोनों बुक को भी और मेरे नोट्स को एट अ टाइम आपने जो है वो मिक्स करके पढ़ना है, ताकि आपको अच्छे से अगर कोई चीज रह भी गई है कोई पॉइंट तो आपको उधर से कुछ आइडिया हो जाए। नेक्स्ट है हमारे पास पैरेलल वेक्टर्स। अब हमने क्या किया, दो वेक्टर्स दे लिए ए और बी, हम कहते हैं कि ये दो वेक्टर्स पैरेलल हैं इफ एंड ओनली दे आर स्केलर मल्टीपल ऑफ ईच अदर। ये थोड़ा सा सोचने की बात है। अभी मैंने पहले बताया कि पैरेलल वेक्टर्स वो होते हैं जो सेम डायरेक्शन में होते हैं, जैसे ये लिखा हुआ है यहाँ पे, तो हम कहते हैं कि ये हमारे पास पैरेलल वेक्टर्स हैं। ये भी पैरेलल वेक्टर है, सिमिलरली जैसे ये एक मैंने छोटा वेक्टर लिया और ये इसकी लेंथ ज्यादा ली है, तो ये भी पैरेलल है। तो यहाँ पे टर्म यूज होती है स्केलर मल्टीपल ऑफ पैरेलल। फॉर एग्जाम्पल अगर ये ए वेक्टर है
और दूसरा जो है वो मेरे पास बी वेक्टर है। तो स्केलर मल्टीपल का मतलब है मैं लिख सकती हूँ बी इज इक्वल टू लैम्डा ए लिख सकती हूँ। इसका मतलब ये है कि वेक्टर स्केलर मल्टीपल है, यानी ये स्केलर नंबर को जब मैंने ऐड किया, सिंपल आप ये सोचें कि ए बी के बराबर कब होगा, तब बराबर होगा जब मैं ए के अंदर कोई नंबर यानी कोई स्केलर की वैल्यू दूंगी, फिर उसकी वैल्यू से ये होगा कि वो जो नंबर ए वेक्टर से मल्टीप्लाई होगा तो उसकी लेंथ कुछ इंक्रीज हो जाएगी, और वो जो इंक्रीज होगी वो बी के बराबर हो जाएगी, तो तब मैं कहूंगी कि ये दो वेक्टर्स मेरे पास पैरेलल हैं। इसको आप सोचे उसमें जाएं, क्या कहते हैं उसमें, जब हम डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट पढ़ते हैं वेक्टर स्पेस के अंदर ही, तो अगर आपको याद हो डिपेंडेंट की डेफिनेशन यही थी, डिपेंडेंट की वैसे काफी डेफिनेशन थी, जब हम कहते थे कि हमारे पास जो स्केलर्स है नॉट इक्वल्स टू जीरो हों, ये भी डिपेंडेंट की डेफिनेशन थी वेक्टर स्पेस में। और तब हम कहते थे कि जब दो आप सेट्स लेते हैं, यानी कि जो दो वेक्टर्स लेते हैं, अगर वो दोनों एक दूसरे का स्केलर मल्टीपल हो तब वो डिपेंडेंट होते हैं, ये डेफिनेशन। और उसमें और बात है, पैरेलल वेक्टर्स में और बात है, तो थोड़ा सा इसके दरमियान में कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि ये पढ़ने से फौरन बच्चे के माइंड में वो डिपेंडेंट वाली डेफिनेशन आ जाती है कि उसमें भी सेम यही था कि हम कहते थे कि वो स्केलर मल्टीपल हो जाते हैं। तो मैंने इसलिए बताया ताकि आपको याद आ जाए कि ये उसकी डेफिनेशन है। नेक्स्ट मैग्नीट्यूड है, अगर आप किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना चाहते हो तो आप ये फॉर्मूला यूज करेंगे, और ये मेरे ख्याल से मैट्रिक की बुक में भी है, फिजिक्स में भी है, एफएससी में भी है। ये तो बिल्कुल बेसिक सा बच्चों वाली बात है, ये इतना बताने की मुझे जरूरत नहीं है। सिमिलरली पोजीशन वेक्टर भी आप नाइन्थ क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, उसके फर्स्ट या आई थिंक सेकंड चैप्टर इसमें बताया हुआ है कि पोजीशन वेक्टर क्या होता है। आपने कोई कोऑर्डिनेट सिस्टम लेना होता है, उस कोऑर्डिनेट सिस्टम में आप क्या करते हो, आप कोई से भी पॉइंट पी कंसीडर कर लेते हो, और आप ओरिजिन से उस पॉइंट को लेते हो और इसको ऐसे एरो से डिनोट करते हो, और कहते हो कि इसकी कोई ना कोई वैल्यू है, पी एक्स वाई का मतलब है कि इसकी कोई ना कोई मैग्नीट्यूड है, कोई ना कोई मिकदार है जिससे हम अपने इस वेक्टर आर को डिनोट कर सकते हैं। अब काफी बच्चे के माइंड में ये क्वेश्चन आ जाता है उस टाइम पे कि ये जो पोजीशन वेक्टर है, क्या ये हमारे पास फ्री वेक्टर है या ये नॉन फ्री वेक्टर है। तो ये चीज याद रखिएगा, ये हमारे पास फ्री वेक्टर नहीं है, ये हमारे पास लोकलाइज्ड वेक्टर है। लोकलाइज्ड वेक्टर वो होता है जो कि फिक्स्ड होता है, तो यहाँ पे ये वेक्टर फिक्स्ड है। असल में आप खुद देखिए, ये जो पोजीशन वेक्टर है ये हमें ये बताता है कि जो आपने वेक्टर उठाया हुआ है उसकी क्या मैग्नीट्यूड है, क्या उसकी डायरेक्शन है, यानी वो वेक्टर किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, पोजीशन वेक्टर ये बताता है। तो इसको हम फ्री नहीं कह सकते, क्योंकि अगर हम फ्री कहेंगे तो ये तो अपनी पोजीशन से हिल जाएगा, तो ऐसे टाइम पे उसकी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड चेंज हो जाएगी, तो वो पोजीशन वेक्टर नहीं रहेगा। तो इसलिए याद रखिएगा, तो ये एग्जांपल है लोकलाइज्ड वेक्टर की, पोजीशन वेक्टर। बाकी सिंपल आपको पता है पोजीशन वेक्टर को इस तरीके से डिनोट किया जाता है, एक्स आई आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस डी के कैप से, और इसके नीचे जो है वो मैंने सिंपल जो है वो ये बता दिया है कि अगर आपके पास कोई एग्जांपल है जिसमें पोजीशन वेक्टर आप फाइंड करना चाह रहे हैं तो उसको सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन इससे पहले मैंने एक हेडिंग दी हुई है कि अगर एम आपके पास कोई स्केलर नंबर है या अगर आपके पास कोई वेक्टर है तो आप इस तरीके से भी उसे लिख सकते हैं, यानी वेक्टर का अगर आप मैग्नीट्यूड हो तो उसके बराबर हो गया और स्केलर का मैग्नीट्यूड आ जाता है। ये आपने काफी जगह पढ़ा होगा डिफरेंशियल इक्वेशन में भी, तो ये एब्सोल्यूट की जो प्रॉपर्टीज है उसमें भी है, काफी जगह पे टोपोलॉजी में भी है, ये फंक्शनल एनालिसिस में भी है। तो आपने ये चीज याद रखिएगा। मैं यहाँ पे पिछली बुक्स का इसलिए जिक्र करती हूँ क्योंकि जब आपके पास टेस्ट आएगा तो वहां पे एमसीक्यूज मिक्सअप होंगे, तो जब एमसीक्यूज मिक्सअप होंगे तो आपको थोड़ा सा हर सब्जेक्ट के अंदर कंफ्यूजन हो सकती है, एक सब्जेक्ट दूसरे में मिक्सअप हो सकता है उस टाइम पे, और उस टाइम पे टाइम शॉर्ट होता है और बिल्कुल भी माइंड में नहीं आ रहा होता, जो चीज आपके माइंड में बैठी होती है सिर्फ वही बात याद आती है, और जो चीज आपने कुछ दिन पहले पढ़ी होती है वो तो बिल्कुल भी याद नहीं आ रही होती। तो जो कंसेप्ट आप लेंगे या आप जो मेरी बात याद रखेंगे यही आपको याद रहेगी वहीं जाके, अदरवाइज खुद से जो रट्टा शट्टा लगाया वो तो जाके वहां वैसे ही भूल जाता है, तो ये तो सोचे भी ना कि जो आपने किया हुआ है कि वो आपको वहां जाके याद आ जाएगा। अब हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं, फाइंड अ यूनिट वेक्टर ए कैप इन द डायरेक्शन ऑफ द फॉर्म फ्रॉम पी टू क्यू। अब आपने ये करना यूनिट वेक्टर निकालना है, तो सिंपल यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला ये है जो कि आप नाइन्थ क्लास से पढ़ते आ रहे हैं कि ये इसका सिंपल फॉर्मूला है जिसको मैंने ऊपर भी अभी एक्सप्लेन किया है। पी क्यू आपके पास दो वेक्टर हैं और आपको इसके डिस्टेंस लेना आता है कि क्यू का पी से लेने के लिए क्या करते हैं, फर्स्ट को फर्स्ट में से माइनस करते हैं, सेकंड को सेकंड में से, थर्ड को थर्ड में से। वो करने के बाद कोई ना कोई आपके पास वैल्यू या कोई कंपोनेंट्स आ जाते हैं, फिर आप उसका सिंपल मैग्नीट्यूड लेते हो, स्क्वायर रूट लेके टू स्क्वायर प्लस माइनस वन प्लस स्क्वायर। अब इतनी कैलकुलेशन तो मैं नहीं बताऊंगी, बच्चों वाली बात है बिल्कुल, जी आप कर सकते हैं कैलकुलेट, तो थ्री आ जाएगा। सिंपल आपने फॉर्मूले के अंदर जो है इसकी वैल्यू सब्सटीट्यूट की तो ये आपके पास क्या हो गया, यूनिट वेक्टर निकल गया। अब इसी को शॉर्ट ट्रिक नहीं है, ये आपको ऐसे करना होगा।
है कि जो शॉर्ट ट्रिक्स है वो मोस्टली ग्रुप थ्योरी की, लीनियर अलजेब्रा की हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन में भी काफी शॉर्ट ट्रिक्स हैं। ट्रिपोलॉजी में फंक्शनल वेक्टर हो गया, इसमें मोस्टली कोई शॉर्ट ट्रिक्स नहीं आती, तो इसके लिए आपको जो है वो मोस्टली वैसे यहाँ से जो है वो थ्योरम की स्टेटमेंट ही आती है पूछने के लिए, क्योंकि उनको पता है कि अब क्वेश्चन तो बच्चे सॉल्व करने से रहे नहीं है वहां बैठ के। तो मोस्टली वो कोई डेफिनेशन से कोई हिंट पूछ सकते हैं या स्टेटमेंट जो है थ्योरम्स की, जो कि मैंने कल के लेक्चर में आपको काफी स्टेटमेंट्स दूंगी याद करने के लिए, तो उसको आप प्रिपेयर करेंगे। नेक्स्ट में हमारे पास पैरेलल वेक्टर है। इसमें हमने ये शो करवाना है कि दो वेक्टर्स जो है ये पैरेलल कैसे हैं और क्यों है। इसको देख के अगर आपको याद आ गई होगी कैलकुलस, कैलकुलस में आई थिंक चैप्टर नंबर 6 है या आई थिंक 7 है, या जो भी चैप्टर है उसका 4 है मेरे आई थिंक, जो भी है उसमें ये चीज इसको बताया हुआ है। इसमें पैरेलल वेक्टर्स वो चेक करते हैं, आई थिंक 5th चैप्टर है। इसमें परपेंडिकुलर पैरेलल चेक करते हैं, वो कंसेप्ट और ये सेम ही है। तो आप जब कोशिश करें, जब स्टडी करें, तो 2-3 बुक्स को आपस में कंपैरिजन करके करें, ताकि आपको वहां जाके याद भी आ जाए कि उस बुक में ऐसा था तो इसमें ऐसे था। तो अगर आप इस तरीके से हिंट दे के तरतीब से याद करेंगे तब आपको चीज याद रह जाएगी, अदरवाइज डिफरेंट डिफरेंट बुक्स का कॉन्सेप्ट लेने से आपको भूल सकती है। तो ये चीज उसमें भी सेम है, इधर भी सेम है। तो अगर आप एक चीज समझ लेंगे तो उसमें भी आपको सही समझ आ जाएगा कि कैलकुलस में क्या है। तो सपोज करते हैं भी अगर आपके पास कोई से भी दो वेक्टर्स है, आपने क्या करना है, उसको पैरेलल पैरेलल दिखाना है। तो आपने भी पढ़ी थी कि पैरेलल में क्या होता है कि वेक्टर एक दूसरे का स्केलर मल्टीपल होते हैं। तो देखिए ये सेम वही स्केलर की डेफिनेशन लिखी हुई है। एम की जगह जो मर्जी लिख रहे हैं, आपकी मर्जी है, ये कोई भी नंबर हो सकता है। और आपको वेक्टर्स को कंपैरिजन करवाना तो आता है, फर्स्ट को फर्स्ट के साथ, सेकंड को सेकंड के साथ, थर्ड को थर्ड के साथ करवाते हैं। सिमिलरली हमने वैसे लिख दिया, एम कॉमन ले लिया, आपने खुद देखा एम जो है वो सब में आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि मैं इसको इक्वल लिख सकती हूँ। और अगर आपने रेशियो और प्रोपोर्शन वाले क्वेश्चन किए हों, छोटे क्लासेस में है, जो बच्चों की बुक होती है उसमें क्वेश्चन है कि जब हम ऐसे डिवीजन में करते हैं तो हम ये कहते हैं कि ये जो वैल्यूज हैं नीचे वाली जो होती हैं, ये ऊपर वाली है, ये इसको ऐसे प्रोपोर्शन में उसको लिखा जा सकता है, ये एक दूसरे के प्रोपोर्शन होती है। तो साइड में मैंने लिखा हुआ है कि इन अदर वर्ड्स द करस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स आर प्रोपोर्शनल। तो ये आपसे पूछा जा सकता है कि अगर आपके पास कोई से भी दो पैरेलल वेक्टर्स हैं, तो उसके जो करस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स होते हैं वो आपस में क्या होते हैं, प्रोपोर्शनल, इक्वल, मतलब कुछ भी वो दे सकता है। तो प्रोपोर्शनल आपने ये वर्ड जो है वो याद रखना। नेक्स्ट में बात है प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। जो मैंने टेंसर का लेक्चर दिया था उसमें भी हमने पढ़ा था एक इनर प्रोडक्ट और एक पढ़ा था आउटर प्रोडक्ट। अब हमारे वेक्टर के अंदर, वेक्टर में भी हमने प्रोडक्ट करना है, वहां पे मैंने आपको डिफरेंट तरीके से इनर प्रोडक्ट और आउटर प्रोडक्ट बताया था, यहाँ पे थोड़ा चेंज है इसमें। तो इसकी दो टाइप्स हैं, पहली वाली का नाम स्केलर प्रोडक्ट है, इसको डॉट प्रोडक्ट भी कहा जाता है और इसको इनर प्रोडक्ट भी कहा जाता है। सिमिलरली जो हमारे पास वेक्टर प्रोडक्ट है उसे क्रॉस प्रोडक्ट भी कहा जाता है और आउटर प्रोडक्ट भी कहा जाता है। इसको फर्स्ट ईयर की बुक में काफी अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। अब एफएससी में फिजिक्स तो सब नहीं पढ़ी होगी, तो आपको कुछ आइडिया थोड़ा बहुत हिंट होगा। तो सबसे पहले हम किसको करते हैं, स्केलर प्रोडक्ट को जो है वो स्टडी कर लेते हैं। स्केलर प्रोडक्ट में ये होता है कि अगर आप सपोज करते हैं ए बी, आपके पास कोई से भी दो वेक्टर्स हैं, तो आपने एक्स वाई पहले कोऑर्डिनेट सिस्टम ले लिया, इसमें आपने बी वेक्टर की एक प्रोजेक्शन ले ली और इस साइड पे आपने ए का नाम दे दिया, एंगल आपने थीटा रखा। तो स्केलर प्रोडक्ट यानी डॉट प्रोडक्ट को हम ऐसे लिखते हैं, ए डॉट बी इज इक्वल टू ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड कॉस ऑफ थीटा। फिर यानी डॉट में हमेशा कॉस आता है और अगर क्रॉस की बात है तो उसमें हमेशा साइन आता है। इस तरीके से बचपन में हम डिफरेंस याद रखते थे और अब भी ऐसे ही याद रखते हैं। तो ये सिंपल हमारे पास स्केलर प्रोडक्ट की डेफिनेशन। फिर उसके बाद हम जिक्र करते हैं प्रोजेक्शन का। प्रोजेक्शन भी बिल्कुल हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि प्रोजेक्शन क्या होता है। प्रोजेक्शन अगर हम इसकी डिफाइन करना चाहें तो वो कुछ इस टाइप से होगी, तो मैं अपनी वर्डिंग में थोड़ा सा आपको बताना चाहती हूँ। तो सपोज करते हैं कि ये आपके पास एक एक्स कोऑर्डिनेट है, ये वाई कोऑर्डिनेट है। सपोज करें कि यहाँ पे मैंने जो है वो एक टॉर्च रख दी है, अब उस टॉर्च की देखिए यहाँ पे आने लगी है लाइट। जैसे ही रोशनी टॉर्च की आएगी तो खुद देखें ये वेक्टर है, तो जाहिर बात है हमारे पास एक प्रोजेक्शन बन जाएगा। इस रीजन पे, इतने से रीजन पे अंधेरा आ जाएगा क्योंकि मैंने पूरे कमरे की लाइट ऑफ की हुई थी और जस्ट एक टॉर्च ऑन थी। और टॉर्च की जब रोशनी आई तो इस वेक्टर की वजह से इस हिस्से पे क्या आ गया, अंधेरा आ गया, ब्लैक रीजन हो गया, ये बाकी जगह पे लाइट थी। तब आप उस टाइम कह सकते हो कि बी जो है वो ए के ऊपर प्रोजेक्शन बना रहा है, क्योंकि बी ने जो है ए के ऊपर अंधेरा आया, बी की वजह से आया था, तो तब हम कहते हैं कि बी ए पे प्रोजेक्शन बना रहे हैं। तो प्रोजेक्शन के कॉन्सेप्ट को आप इस तरीके से ले सकते हैं। सिमिलरली अगर मैंने ए वेक्टर यहाँ, फॉर एग्जाम्पल अगर टॉर्च मैं चलो यहाँ रख लेती हूँ, अगर मैंने टॉर्च यहाँ रखी है अब और लाइट जब आने स्टार्ट हुई है तो इस वेक्टर ने अब प्रोजेक्शन
जब बनाई है तो अंधेरा अब इस साइड पे आ गया, तो यानी ए वेक्टर की वजह से अब बी के ऊपर प्रोजेक्शन बन गई। तो इस टाइम आप कहते हो कि ए जो है वो बी पे प्रोजेक्शन बना रहा है। तो इस तरीके से प्रोजेक्शन को जो है हम रियल लाइफ में अप्लाई करते हैं, प्रोजेक्शन के कॉन्सेप्ट को। लेकिन इस चीज को जब हम अपनी मैथमेटिक्स की फॉर्म में आते हैं तो तब हम ऐसे लिखते हैं कि बी कॉस थीटा, यानी सिंपल आप लोग क्या करते हो, कोस लिख रहने देते हो, बी भी लिखते हो, इस ए को जो है दूसरे साइड पर जाकर डिवाइड हो जाता है। तो इसका मतलब ये होता है कि ये जो बी है ये ए के ऊपर प्रोजेक्शन बना रहा है, प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए। तो बी बाहर आ जाएगा, बाकी जिसके ऊपर बना रहा था वो नीचे आ जाएगा। सिमिलरली प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, तो बी के ऊपर प्रोजेक्शन बन रही है हमारे पास, तो उस टाइम पर बी नीचे आएगा और ए जो है वो बाहर इक्वल में आ जाएगा। तो ये चीज याद रखिएगा, नीचे वो एलिमेंट आता है जिस पर प्रोजेक्शन बन रही होती है। तो यहाँ पर ए पे बन रही थी और यहाँ बी पे बन रही थी प्रोजेक्शन। तो इस तरीके से आप फॉर्मूला इसका याद कर सकते हो। दूसरा ये बात लिखिए कि जो हमारे पास डॉट प्रोडक्ट होता है वो कम्यूटेटिव होता है। आपको पता है कि डॉट में ए डॉट बी डॉट ए होता है। सिमिलरली अगर क्रॉस की बात करें तो क्रॉस में वो इक्वल नहीं होता, इक्वल वो तब होता है जब नेगेटिव का साइन आ जाता है। तो ये डॉट और क्रॉस में थोड़ा सा डिफरेंस है। उसके अलावा थोड़ा सा मैंने वैसे एक्स्ट्रा बताया है कि अगर आपके पास कोई से भी दो वेक्टर्स ऑर्थोगोनल हैं तो उसका अगर हम प्रोडक्ट लेते हैं डॉट प्रोडक्ट तो वो जीरो के इक्वल होता है। ये अहम नोट है, इससे आप बहुत सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। तो इसको अच्छे से याद कीजिएगा। एक और चीज यहाँ मैं बता दूं, इसको देखकर आपको याद आ रही होगी फंक्शनल एनालिसिस। फंक्शनल एनालिसिस में हमने इनर प्रोडक्ट स्पेस पढ़ा था, या आपको कुछ याद होगा। तो इनर प्रोडक्ट स्पेस में क्या था, इनर प्रोडक्ट स्पेस में ये होता है कि हम कहते हैं कि हमारे पास दो स्पेसेस जो है वो ऑर्थोगोनल है। तब ऑर्थोगोनल होती हैं जब उसका इनर प्रोडक्ट जीरो के इक्वल आ जाए। ये भी वही कंसेप्ट ही है, बस ये हम वेक्टर में है, वो हम जो है वो फंक्शनल एनालिसिस इनर प्रोडक्ट स्पेस के अंदर थे। तो उसमें भी सेम देखेंगे, ये डेफिनेशन थी इनर प्रोडक्ट में। और सिंपल अगर वेक्टर की बात करें तब भी यही डेफिनेशन है। तो अब दोनों में आपने कंफ्यूज नहीं होना, उधर भी सेम ऑर्थोगोनल का कॉन्सेप्ट है, इधर भी सेम है। फिर हम कहते थे कि अगर ऑर्थोगोनल है तो इसका मतलब इनर प्रोडक्ट जीरो है, सो इट मीन्स ऑर्थोगोनल का मतलब होता है कि वेक्टर हमारे पास परपेंडिकुलर है। तो सिमिलरली परपेंडिकुलर में आपको पता है 90 का एंगल बनता है, यानी पाई/2 होता है। तो यहाँ पर देखिए उसने खुद कह दिया कि थीटा को उसने पाई/2 निकाला, तो पाई/2 है तो इसका मतलब जो जो आपके पास दो वेक्टर्स हैं वो हमारे पास क्या है, परपेंडिकुलर। फिर बाकी सिंपल सी बात है, आई डॉट आई जे डॉट जे के डॉट के, यानी कि अगर स्क्वायर लेते हैं तो हमारे पास वन होता है। सिमिलरली अगर हम डिफरेंट का करें तो हमारे पास जीरो होता है। और ये चीज याद रखिएगा, ये एक स्टेटमेंट है। इस इसको देख के आपको याद आ रही होगी काशी श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी। काशी श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी भी इनर प्रोडक्ट स्पेस में था। उसमें और इसमें देखिए क्या डिफरेंस है, उसमें ना यहाँ पे सिर्फ इनर प्रोडक्ट दिया हुआ था ऐसे करके, बाकी चीज सेम थी। सेम यहाँ पे इनर प्रोडक्ट नहीं है, सिंपल हम वेक्टर की बात कर रहे हैं। तो उसमें इसमें जो है वो हमारे पास ये डिफरेंस है। तो इस चीज को थोड़ा सा हाईलाइट कीजिएगा कि वो काशी श्वार्ट्ज थी और ये वेक्टर स्पेस के अंदर है। हो सकता है एमसीक्यूज में जब स्टेटमेंट दे दे और कहे कि बताओ किसके लेस देन इक्वल है, तो तब थोड़ा सा याद रखिएगा। यह अक्सर औकात ऐसे होता है कि वो ये स्टेटमेंट लिख देता है और एमसीक्यूज में ऑप्शंस में देता है ABCD में कि दिस इज कॉल्ड काशी श्वार्ट्ज या पैरेललोग्राम लॉ, काशी बनियाकोस्की इनइक्वालिटी, कोई भी नाम दे सकता है। ये इनको विस्की भी कह सकता है, कुछ भी कह सकता है। तो आपने जो है वो स्टेटमेंट भी साथ याद रखनी है कि स्टेटमेंट क्या है और इसका नेम क्या है। वरना अक्सर बच्चे ये सोचते हैं कि इतनी बड़ी स्टेटमेंट है, ये तो पेपर में आएगी नहीं। तो अक्सर औकात तो वो पूरी स्टेटमेंट लिख देता है और ABC में कहता है कि बताओ ये कौन सी स्टेटमेंट है, इसका नाम क्या है स्टेटमेंट का। तो आपने स्टेटमेंट के हवाले से भी जो है वो प्रिपरेशन करनी है। मीटिंग का टाइम असल में एंड हो रहा है, तो ऐसा करेंगे कल हम यहाँ से पढ़ेंगे वेक्टर प्रोडक्ट्स, नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे।